बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस से जंग में जहां सीएम शिवराज बैठकों पर बैठक ले रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता भी बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिनों से चल रही गुपचुप इस मीटिंग को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया है। हालांकि कोई इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उधर कांग्रेस इसे शिवराज के खिलाफ बीजेपी में गुटबाजी बता रही है। आखिर इन बैठकों के मायने क्या हैं? कहीं एमपी को लेकर कमलनाथ की भविष्यवाणी सच तो नहीं होने वाली? इसी पर करेंगे हम आपकी बात। तो आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले वो तस्वीरें जो आज हमें इस विषय को चुनने के लिए मजबूर करती रहीं। ये कुछ मुलाकातें हैं। सियासत में मुलाकातों के कुछ मायने अलग होते हैं, इसीलिए आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बीजेपी नेताओं की मुलाकात प्रहलाद पटेल से कैलाश विजयवर्गीय मिल लिए। भोपाल में एक मुलाकात होती है नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की। फिर नरोत्तम मिश्रा और प्रभात झा की एक मुलाकात होती है। कुछ मुलाकातें बंद कमरे में होती हैं, कुछ बातें इशारों में होती हैं। हालांकि मीडिया के सामने हर बार यही कहा जाता है कि बहुत सामान्य शिष्टाचार भेंट थी, कोरोना के बाद से अब हालात सुधर रहे हैं तो लोग हम मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन क्या है इसे लेकर के बड़े सवाल, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल, और वो सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये मुलाकात क्या सियासी हैं। बीजेपी में सियासी भूचाल हो चुका है अनलॉक। जी हां, एक तरफ मध्य प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ गया तो दूसरी तरफ सियासत भी अनलॉक हो गई। क्या कमलनाथ की भविष्यवाणी सच होगी? कौन सी भविष्यवाणी, आपको बताएंगे। ये मुलाकात एक बहाना है, शिष्टाचार तो ठीक है, सियासत तो नहीं। एमपी के सिंहासन पर निशाना है। यह हम सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सवाल सियासी फिजाओं में दबी जुबान से लोग पूछ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ भी दबी जुबान से नहीं पूछता, जो पूछता है डंके की चोट पर पूछता है। और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हितेश जी, हम उम्मीद करेंगे आपका स्वास्थ्य अब ठीक होगा, पहले से बेहतर फील कर रहे होंगे, और बहुत शुक्रिया कि आपने ठीक होते से ही हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। जो बातें राकेश जी और हितेश जी कहने में शायद संकोच करेंगे, वो बातें हम बतौर रविंद्र जी जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे, हमारा वादा है। क्योंकि रविंद्र जी जो है वो सच का साथ देंगे, जैसे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देता है। सबसे पहले राकेश जी के पास आता हूं। राकेश जी, हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान अकेले वन मैन आर्मी बनकर पूरे इस जंग में लड़ते रहे, जूझते रहे। जो खामी, जो अच्छाई हुई, वो सिर्फ उनके सिर माथे पर जाएगी। एक दो मंत्रियों को छोड़ करके बहुत ज्यादा सक्रियता किसी की नहीं दिखी, खासतौर से कद्दावर नेताओं की। कैलाश विजयवर्गीय जी 6 महीने बाहर रहते हैं, आते से ही मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। प्रहलाद पटेल जी जो हैं, उन्हें दमोह के उपचुनाव से ही दूर कर दिया गया। फिर आए भी तो बहुत देर से आए, और आते आते फिर क्या संभालते, गड़बड़ हो गई। उधर हम देखते हैं कि प्रभात झा बहुत दिनों बाद अचानक से सक्रिय हो जाते हैं। तो ये सिर्फ स्वाभाविक सी मुलाकातें हैं या सियासी मुलाकातें हैं, और इसके कुछ मायने निकालने चाहिए हमें? अभिलाष जी, मैं 1990 से श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी और श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को जानता, और लगातार राजनीति के क्षेत्र में रहने के बाद मैंने सहज मुलाकातें तो इन दोनों की कभी नहीं की। कभी मंत्री रहते हुए भी कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी के कभी आवास पे गए हूं, ये मुझे कभी याद है। चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्तमान समय में एक भारतीय जनता पार्टी का चूंकि निजी मामला है, मुझे कहने में भी संकोच है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैसा आपने कहा कि पूरा श्रेय शिवराज सिंह जी ले रहे हैं, तमाम मीटिंगें कर रहे हैं सब तरफ, लेकिन अब वो महामारी ने अपना पूरा रूप दिखाया और उससे नुकसान मध्य प्रदेश का आम जनता हुआ। लेकिन इंदौर की जो व्यवस्था है वो नए समीकरण में कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व से निकलकर अन्य मंत्रियों के हाथ में आ गई। इसीलिए उनको इंदौर में एक वक्तव्य ऐसा देना पड़ा था पब्लिकली और अधिकारियों के खिलाफ। और ये जो भोपाल की मुलाकात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो ये किसी में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अपनी अप्रसन्नता को वो व्यक्त कर दे।
धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो जो लोग क्लेम करने वाले थे, जो दमदार थे, उन सबको धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया है। जैसा हम देखते हैं कि जयंत मलैया साहब को भी दरकिनार कर दिया गया, जी को दिल्ली भेज दिया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अब जो शेष लोग बचे हैं, उनमें शतरंज की बिछात शुरू हो गई है राजनीति। तो कैलाश विजयवर्गीय जी का नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ जाना अपना दुख बांटना है और आगे की रणनीति तय करना है। इसी तरीके से आदरणीय प्रभात झा साहब से जो भेंट हुई है नरोत्तम मिश्रा जी की, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी अब दूसरे नंबर के इस समय मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, तो बहुत ताकतवर हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी और नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक गुरु इस समय केंद्र में एक ही है, जो केंद्र के गृह मंत्री हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जो मंत्रणा हुई है वो मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ गुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खिलाएगी, जिसकी हमें उम्मीद है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, ये उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी बोलने की किसी की हिम्मत होती नहीं है, ना आगे भी बोल पाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। हितेश जी, ये मुलाकातें अगर सामान्य है तो हम उम्मीद करते थे सर कि कोरोना काल में जब मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ये बड़े बड़े दिग्गज जो है आकर के मुलाकात करते, रणनीति बनाते और तय करते कि कैसे इंदौर को, बुंदेलखंड को, भोपाल को, नर्मदा अंचल को राहत देनी है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है सर कि ये मुलाकात पूरी तरह सियासी है, लेकिन सियासत अंदरूनी वाली। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रहलाद जी, मैं आपके पैनल को, क्योंकि बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं सभी, तो पहले तो नमस्कार करता हूँ दर्शकों को भी। और दूसरी बात, आपके इस विषय से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सियासत भी अन्य कामों की तरह अनलॉक 1 तारीख से हुई है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चौधरी साहब की मैं उस बात से भी सहमत हूँ, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत लंबा संसदीय अनुभव है आपको, कि राजनीति शतरंज की बिसात होती है। राजनीति और शतरंज को एक साथ ही देखा जाता है, तो नो डाउट इसको भी आप नहीं नकार सकते हैं। बाकी जो विश्लेषण चौधरी साहब ने किया है वो तो छौंका लगाया है आपके कार्यक्रम में, और अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगता है। दुनिया में क्या होता है साहब, मैं अभी बीच में अध्ययन भी बहुत करता रहा, ऐसा समय मिला मुझे कोरोना काल के दौरान, तो मेरे को एक लाइन बहुत अच्छी पसंद आई, आप लोगों को भी शायद आएगी, कि सबसे ज्यादा यदि दुनिया में कोई चीज है जो आदमी देता है और सबसे कम ली जाती है लोगों द्वारा, उसको मार्गदर्शन बोलते हैं, सलाह बोलते हैं, सुझाव बोलते हैं। तो ये बात सच है। तो मैं आदर भाव रखता हूँ इस सबके लिए। हाँ, लेकिन आपका जो आज का म्यूट क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। मैं उसके एक पहलू की तरफ और जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सियासत में घटनाएं नहीं होती हैं, सियासत में घटनाएं होती हैं, सियासत में मुलाकातें भी होती हैं, उन मुलाकातों के सियासी मायने भी होते हैं, इससे भी नहीं नकारा जाता है। लेकिन सब कुछ नकारात्मक रूप में देखा जाए या उसको कटाक्ष के रूप में भी देखा जाए, मैं उसको इस रूप में नहीं मानता हूँ। विस्तार के कई आयाम होते हैं जो इस समय वरिष्ठ नेताओं के बीच में डिस्कस भी होते होंगे, ऐसा माना जा सकता है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव रूप में देखता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि 23 जून की जो गाइडलाइन है, मैं मानी जैन साहब को, उनके क्योंकि कॉलम बहुत आते हैं, मैं बड़े रोचक अंदाज में पढ़ता भी हूँ, उनको बहुत जानकारियां होती है। तो एक 23 जून की लाइन तय हुई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुना जाएगा। तो उसके पहले जरूर एक लाइन निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। अच्छा, इनका एक प्रदेश में कई प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर मैं चौधरी साहब को हमेशा की तरह फिर अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि शायद मैं उनके मुस्कुराते चेहरे को इस बार उस कैनवास पर जरूर देखना चाहूंगा। ही इज अ वेरी एस्टीम्ड लीडर ऑफ द कांग्रेस। और बाकी जो चर्चा आपने बीजेपी पे कूटनीतिक करी है, उसमें मैं आप लोगों को सुनना ज्यादा चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस पर मुझे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी में ये चीजें नहीं है। सर, तो मैं बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ लेता हूं। ये जो सिंहासन है, जिसमें सिंह कोट अनकोट है सर, ये आपको लगता है कि सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? जहां है, जिसके पास है, उसी के पास रहेगा? देखिए, मैं इसको और सवाल को सीधा कर देता हूँ। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं,
ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और 15 साल मुख्यमंत्री बेदाग रहने के बाद, क्योंकि आपने देखा है कि इतने लंबे समय जब हम फर्स्ट पोजीशन पर रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं आसपास ऐसी आती है जिसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए शासन चलाना आसान नहीं होता है, कई बार प्रशासनिक जो त्रुटियां, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं होती हैं, वो वहां तक पहुंचने का प्रयास करती हैं, और नहीं तो जो विपक्ष होता है और खासतौर से चौधरी साहब जैसे विवेकशील जो नेता है, वो कोशिश करते हैं कि उनको वो सर्कल में लेने का प्रयास करें। लेकिन इसमें तारीफ करना चाहिए कि शिवराज जी सबको भेदते हुए निकलते चले आए। लगातार चुनाव में हमने उनके नेतृत्व में विजय भी प्राप्त करी है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी जो स्टालवार्टनेस है, जो उनका कद है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, नंबर एक। नंबर दो, पिछला चुनाव हम जरूर किसी कारणों से हारे, और उसमें कारण हमारा शायद प्रत्याशियों का चुनाव भी रहा होगा, ऐसा कहा जाता है, जिसको कि उस पे बैठ के चिंतन भी हुआ। और मुझे लगता है कि और उसी क्रम में हम 23 की तैयारी, क्योंकि 28 महीने बचे हैं अभिलाष जी, जैन साहब भी बताएंगे इस बात को आगे, और 28 महीने साहब आज की परिस्थितियों में जब शासन प्रशासन के ऊपर आपदा के इतने प्रश्न हो, चुनौतियां हो, और उसमें जो संसाधन छोटे रह गए हो उसकी भी बातें हो, और जो विपक्ष के अनुकूल कही जा सकती चीजें हो, तो स्वाभाविक है कि हमें भी जल्दी चेतना पड़ेगा और 23 की तैयारियां करनी पड़ेंगी। और यही दिग्गज तो है जो 23 की नैया पार लगाएंगे, और शिवराज जी उनके सिरमौर हैं ही। रविंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में कुछ ज्यादा एंटिसिपेट कर लिया गया है सियासी तौर पर इन मुलाकातों से, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो है? क्योंकि जो सीक्वल हम देखें, सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स देखें, चुनाव हार जाना, प्रहलाद पटेल को पहले दूर रखना, फिर बिल्कुल लास्ट टाइम में उनको लाना, फिर एक बड़े वर्ग को नाराज करके कोरोना के उसमें सिर्फ अकेले उस चीज को पूरी तरह से लीड करना, बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी, और फिर सारे तथा कथित एक पर्टिकुलर गुट के जो नेता हैं उनका एक साथ एक मंच पर एक बार बार नजर आना, क्या इशारा करता है सर? देखिए अभिलाष, मैं दो तरह से चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताना भी यही चाहूंगा कि आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आग तो है, ये जो धुआं उठा है आग का अंश तो है कहीं ना कहीं। आप जरा देखिए संदर्भ कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया, ठीक, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा है, लगातार वहां प्रोसेस चालू हो चुका है, एक बड़े परिवर्तन के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरने वाला है, और कहीं ना कहीं उसकी भनक या खनक मध्य प्रदेश में भी अब दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश को आप दूसरे रूप में देखें कि मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग हैं, वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपस में एक दूसरे के विरोधाभास शुरू हुआ है। हम ग्वालियर से शुरू करें तो ग्वालियर में सिंधिया और नरेंद्र सिंह जी का विवाद अब सड़कों पे आ चुका है। नरेंद्र सिंह जी के समर्थक सिंधिया जी के दरवाजे पे धरना देने लगे हैं। आप उज्जैन चलिए तो वहाँ हिम्मत कोठारी जी खुल के संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं कि भलैया जी को जो नोटिस दिया वो गलत दिया है। इंदौर में आप चलिए तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि सरकार के फैसले तानाशाही पूर्ण, मतलब अपने ही सरकार के फैसलों की खुलेआम ट्विटर पर निंदा की जा रही है। आप भोपाल में आइए तो भोपाल में ऐसा लगता है कि केवल प्रदेश अध्यक्ष कई निर्णय को वो अपने स्तर पर करते हैं, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बहुत सारी चीजें, मतलब केवल उनको कहा जाता है कि ये निर्णय हो गया है संगठन में, वो करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए तो महाकौशल में अजय बिश्नोई जी खुलकर अपने बयान कर दे रहे हैं। आगे बढ़िए बुंदेलखंड में हमारे जयंत मलय जी, गोपाल भार्गव जी, बुंदेलखंड में कुसुम मेहदले जी, ये लगातार संगठन के तमाम सारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। रीवा में बिंद में चलिए तो बिंद में नारायण त्रिपाठी खुलेआम बयान दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। और हितेश जी आऊंगा मैं, आप नोट करते जाइए सर पूरे अंचल एक एक। जी हाँ रविंद्र जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैंने सारे संभागों में की स्थिति बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पहले इस तरह मजबूत हुआ करता था कि एक नेता बयान देता था, दूसरे दिन कार्यालय में बुला के उसको समझा दिया जाता था। आज लगातार पिछले 1.5 महीने से नेता लोग बयान दे रहे हैं और संगठन या तो कुछ कर नहीं पा रहा है, या संगठन की वो सुनने को तैयार नहीं है, या उनको किसी ने हवा दे रखी है कि आप तो बयान दीजिए, हम लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। आपने अभी कहा केवल प्रभात झा, अभी दो चीजें जो नहीं आ पाई है अभिलाष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसी दौरान कल हुई है, और वो बैठक हुई है नदी का घर में सुरेश सोनी और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच में। इसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। दिल्ली में पूरा संगठन प्रहलाद पटेल जी के घर पहुंचा है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और संगठन सह महामंत्री हितानंद जी, सुभाष भगत जी और बीडी शर्मा साहब, ये प्रहलाद पटेल के घर जाते हैं और प्रहलाद जी उसको ट्वीट करते हैं कि तीनों शीर्ष नेता मेरे घर पहुंचे।
तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं संगठन में जिनको संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो संभाल नहीं पा रही है। और इसी बीच में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई लोग मैं देखता हूँ, आज यदि मैं नरोत्तम मिश्रा जी की बात करूं तो उनके तमाम सारे समर्थक ये कहते हैं और दावा करते मिलेंगे आपको कि बहुत जल्दी वैसे सीएम बनने वाले हैं। इसी प्रकार के दावे इंदौर में आपको कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक करते हुए मिलेंगे। तो ये जो माहौल अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, मैं मानता हूं, मैं एसएस जी की बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि शिवराज जी शीर्ष नेतृत्व में, शिवराज जी इस समय बिल्कुल मौन है। मैं शिवराज जी के मौन को बहुत गौर से देख रहा हूँ। उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहा है और ना ही वो दिल्ली गए इस दौरान, ना ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, ना वो दिल्ली गए हैं और ना ही दिल्ली के किसी बड़े नेता ने अभी शायद बात की है। तो ये तमाम सारी जो चीजें, इसको यदि संदर्भ में देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं आग है जो इतना धुआं हो रहा है। ठीक है राकेश जी, क्या एक बड़ी वजह इस तरह के हालातों की वो कांग्रेसी भी थे जो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी का जो परंपरागत या पुराना जो कैडर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई अगर सालों तक मेहनत करता है और वो जब फल पकता है और उसको दूसरे लोग आकर के उसे खा लेते हैं तो फिर कार्यकर्ता के सब्र का जवाब देना लाजमी है। देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का भी दर्द मैं समझता हूं, वो इंदौर से ही शुरू हुआ, क्योंकि इंदौर का जो इस पूरे दौर में जो शासन प्रशासन चलाने का जो देखा गया है वो भाई तुलसी सिलावट जी के मार्फत है। ऐसे ही ग्वालियर में जो देखा जा रहा है कि भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के मार्फत देखा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े ओहदेदार थे वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को कमजोर महसूस इस सरकार। तो ये स्वाभाविक बात है कि इस तरीके की प्रक्रिया चालू हुई है और वो इसी वजह से हुई है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनका जो अस्तित्व था उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। इसलिए ये बात जो मैं मिश्रा ने कही है जैन साहब ने, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है। और कैलाश विजयवर्गीय अगर मध्य प्रदेश आए, अभिलाष जी इस बात को आप ताकीद कर लेना, कैलाश विजयवर्गीय जी अगर आए और इस तरीके की भाषा बोले तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली से दी हुई हवा है। बिना दिल्ली की हवा के कैलाश विजयवर्गीय एक लफ्ज नहीं निकाल सकते। ठीक है हितेश जी, बहुत सारी चीजें हैं और मुझे छोटी छोटी चीजें अब मैं रिलेट कर पा रहा हूं सर, क्योंकि खबरों से जुड़ा रहता हूं ना, तो मुझे अब छोटी छोटी बातें याद आ रही। राकेश जी जब कह रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय जी या उनके समकक्ष जो है या उनके जो निकटस्थ हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे, तो मुझे याद आता है वो एक मीटिंग जिसमें तुलसी सिलावट जी बैठे हुए थे उनके बगल में और वो वहां के सांसद शंकर लालवानी जी को बोलते हैं कि आप बीच में, आप आगे आइए, और उन्हें बीच में लाते हैं। उस समय वो बहुत छोटी खबर लग रही थी। अगर इससे अब जोड़ते हैं हमको तो वो तस्वीरें भी हमें कुछ लाजमी सी लगती हैं कि उन पर भी बात होनी चाहिए। हितेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, इसी को पॉलिटिकल डेल्यूजन्स बोलते हैं। और ये तो साहब क्या है कि आपने दो कद्दावर लोगों को बैठा लिया और उनको सुन लिया है, तो ये लोग तो वाक्पटुता के जादूगर हैं साहब, और इन्होंने ऐसा मायाजाल रचा है कि उसमें देखो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी आ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए बुद्धि विलास अपनी जगह है, लेकिन यदि हम ग्राउंड पर देखें तो अभिलाष जी मैं एक बहुत सीरियस बात आपको कहने जा रहा हूँ। मैंने दमोह के चुनाव के उपरांत भी बात कही थी कि दमोह का चुनाव यदि हम 20,000 के आसपास, 15 से 20,000 के बीच में यदि हार रहे हैं तो ये कांग्रेस के प्रो कांग्रेस वोट की वजह से नहीं जीत रही है कांग्रेस। रविंद्र जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, उनका कहने का अंदाज अलग रहता है। ये दमोह का चुनाव हम इसलिए इतने मतों से हारे कि कहीं हमारी अंदर की कमजोरियां रही, और ऐसे ही स्थिति 2018 में थी कि 18 में प्रो कांग्रेस वोट नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासनिक स्तर पर लोअर ब्यूरोक्रेसी में कुछ समस्याएं थी जिसको हमें एड्रेस करना था, बहुत सारी चीजें थी जो फैक्टर्स हैं, तो हमने उसको महसूस किया। और 15 महीने में उस दौरान जब कमलनाथ जी थे, शिवराज जी ने भी इस बात को कई बार कहा कि मेरे ध्यान में आ गया है कि कौन कौन सी चीजें थी जिसने हमको ये 5-7 सीटों का डिफरेंस क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है कि एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, शिवराज सिंह निर्विवाद नेता हैं और हमको अपना हाउस ऑर्डर में लाना है अभिलाष जी, और इसकी कवायद यदि हमारे नेता करते हैं तो मैं इसको मजबूती के रूप में देखता हूं, क्योंकि 23 में यदि हमको 18 से बेहतर परफॉर्मेंस करना है पुराने 3 परफॉर्मेंस की तरह, तो स्वाभाविक है कि हमको अपना हाउस ऑर्डर में लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है।
कमलनाथ जी और कांग्रेस और चौधरी साहब इसलिए खुश हो जाते हैं कि यदि वो थोड़ा बहुत हम लोगों को आपस में सेपरेट होते देखते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपनी संभावनाएं देखते हैं। हितेश जी, आपने एक बात कही, हितेश जी आपने एक बात कही कि शिवराज जी ने कहा कि उनके नजर में आ गया है कि कहां थोड़ी बहुत चूक हुई थी और उसे ठीक कर लेंगे, और उसके बाद फिर दमोह चुनाव फिर हार जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हाँ ये कुछ अंदरूनी तौर पर हम लोगों से चूक हो गई है, तो गलतियों से सीखते नहीं क्या? और दूसरी बात यह भी है सर कि देखिए बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, बहुत स्वाभाविक है। 15 साल किसी भी नेता को एक स्टेट को रूल करने के लिए बहुत होता है। एक चेंज हर कोई ही चाहता है। ये एक बीजेपी की अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तमाम राजनीतिक सियासी दल या हर संगठन के लिए होता है। तो एक जैसे फैक्टर ऑफ इनकन्वेंसी होता है, उसी तरह एक सियासी दल में भी फैक्टर ऑफ इनकन्वेंसी एक ही चेहरे को लेकर के हो सकता है। तो अगर ये हो रहा है तो इसमें कोई बहुत अननेचुरल सा कुछ होना नहीं चाहिए मुझे लगता है, और इसको लेकर के राष्ट्रीय संगठन को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं किसी चेहरे के साथ, उससे अवॉइड किया जा सकता है। अननेचुरल क्या है अभिलाष जी? आज यदि भारतीय जनता पार्टी एक किले की तरह मजबूत है तो उसके किलेदारों में, ठीक है शिवराज जी हमारे कैप्टन हैं, लेकिन उसके किलेदारों में कैलाश जी भी है, नरोत्तम जी भी है, तोमर साहब भी हैं और अब सिंधिया जी भी हैं। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ये चाहेगी कि इनके बीच समन्वय ना रहे। ये अननेचुरल है, क्योंकि वहां से कांग्रेस की संभावनाएं शुरू होंगी। मैं उस संभावनाओं को आपके सामने समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर मनमुटाव, असहजता, असहमति, इस प्रकार की चीजों का स्थान नहीं है। आप मानिए इस बात को। लेकिन और हम बेहतर तरीके से 23 का सामना करेंगे और इकट्ठे होकर ही करेंगे। राकेश जी तो बड़ा जोर देकर कह रहे थे, तलाश रही है राकेश जी तो बड़ा जोर देकर, लेकिन सर कह रहे थे कि वहां तो अंदर कोई बोल ही नहीं सकता, अगर उसके अंदर किसी मन में कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है तो सार्वजनिक तौर पर बोल ही नहीं सकता बीजेपी में। देखिए हमने तो राकेश जी को 2 साल अवसर दिया था, वो बोले ही नहीं कुछ, आए नहीं वो आए थे वापस लौट गए। ऐसा महसूस हुआ होगा राकेश जी, पर क्योंकि आपके पास बीजेपी का भी अनुभव है संगठन का, तो हम सुनेंगे उसको। क्या आपको लगता है वाकई में लोकतांत्रिक तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस ज्यादा अच्छी पार्टी है? आपको ऐसा लगता है? बीजेपी में सुनता नहीं है? बेशक मैं कार्य समिति में था प्रदेश की, में बीजेपी के, और मैं 2-3 कार्य समिति की बैठकों में गया तो वहां दिन भर आप बैठो और इनको सुनो। इनके कुछ लोग रहते थे, विषय रहते थे, उन पे कार्यकर्ता को नहीं सुनते थे। प्रदेश कार्यकारिणी का कोई सदस्य बोलना चाहता था तो नहीं सुनते। आप लंच लो और घर चले। सफलता बिना उसके हो जाती है। अब आप बीच में बोले डॉक्टर साहब तो मजा नहीं आता मुझे असल में थोड़ा सा। जी बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी में मजा नहीं आया। मैं तो साधारणतः ये पूछ रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी और इतनी सफलताएं क्या बिना इस लोकतंत्र के हो सकती है संभव? मैं जब अडवाणी जी को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में विक्रम वर्मा को, हिम्मत कोठारी को, अब अजय बिश्नोई को, राजन शुक्ला को देख रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं कि यहाँ जवान खींच ली जाती। जवान बोलने का किसी को अधिकार नहीं रहता है। आप गूंगे बन के बैठिए और सुनिए मात्र जो बोला जा रहा है उसको। अच्छा राकेश जी, अब कुछ आपने दमोह की बात की मिश्रा जी, में इस पे मुझे लगता है आप केवल छौंका डाल रहे हैं और कुछ नहीं है साहब। बढ़िया तड़केदार चीज मिल रही है तो खाओ आप उसको बेहतर तरीके से। लेकिन मैंने दमोह का चुनाव देखा, मैं बाहर रहा। हम तो अपनी खिचड़ी खाएंगे। जयंत मलैया जैसे वरिष्ठ आदमी को आपने हेलीकॉप्टर दिया, पूरी ताकत से लगे बेचारे। वहां प्रहलाद पटेल की, भूपेंद्र सिंह जी की कोई शकल भी नहीं देखना चाह रहा था। जनता में इतना आक्रोश था। बेचारे जयंत मलैया ने इतनी मेहनत की, हेलीकॉप्टर से घूमे रात में। पूरी कांग्रेस टूट गई, सिंधिया जी 25 लोगों को लेके अलग हो गए, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। आपने उस पर बात की, दमोह पे बात की तो मैं दमोह पे जवाब दे रहा हूँ। आपने दमोह पे बात की तो मैं दमोह पे जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा पा रहा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप सही प्रयास कर रहे हैं, तो सर अन्याय हो जाएगा चर्चा को। राकेश जी, अच्छा राकेश जी, बहुत संजीदा सवाल मेरा, सिंपल और बहुत सीधा सवाल। क्या आपको लगता है ये मुलाकातें जो हैं आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन दिखा सकती हैं, और दिखा सकती हैं तो कितने वक्त में? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, आपकी समझ क्या कहती है सर? अभिलाष जी, ये जितने नेता आपने गिनाए हैं चर्चा करते हुए जी, वो सब 60 के अब ऊपर के लोग, और अगर ये 5 साल और चूक गए तो ये उस लिस्ट में चले जाएंगे जिसमें अडवाणी जी, जिसमें हिम्मत कोठारी है, विक्रम वर्मा है। मेरा ये मानना है कि ये सही समय है उनको बात करने का, सही समय है उनको निर्णय लेने का, और उनके पास ये अगला 2023 का ही चुनाव है। अगर उसमें ये अपना कुछ दिखा पाएंगे, दिखा पाएंगे, नहीं ये सलाहकार मंडल में चले जाएंगे सारे जो लोग। ठीक है राकेश जी, एक और वो कमलनाथ जी का जो वादा था कि 1 साल बाद हम रिटर्न करते हैं,
हम आ रहे हैं वापस, उसको लेकर क्या वो कहेंगे? एक्सटेंड हो रहा है लगातार। देखिए, ऐसा है कि ये तो जनता तय करती है कि किसको आना है, लेकिन जनता ने तय किया कांग्रेस को आना है, लेकिन गठरी में चोर लग गए तो ईश्वर की कृपा उन पर हो गई, चोरी करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन ये बात सत्य है कि जनता जनार्दन जिसको चाहेगी वो आएगा, और 2000 के चुनाव में ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धराशायी होगी, क्योंकि ये अव्यवस्थाएं जो है, लोगों ने जिनकी जीवन लीलाएं समाप्त हुई है, जिनके घर उजड़ गए हैं, व्यापार उजड़ गए हैं, वो सब बैठे हुए हैं बिल्कुल शिवराज सिंह के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ठीक है हितेश जी, ऑल वेल, सब कुछ ठीक है? कांग्रेस जो है वो बिल्ली के भाग से चीखा फूट जाए इस इंतजार में है। और आप मान के चाहिए अभिलाष जी, मैं बॉटम लाइन कह के जा रहा हूँ, ये सब हमारे किलेदार हैं, बहुत मजबूत हैं। हम अवसर तो नहीं देंगे कांग्रेस को इतनी आसानी से। अब एक बार हो चुका है, लेकिन चौधरी साहब क्षमा कीजिएगा, आप तैयारियां मजबूत रखिए, अपना किला मजबूत करिए, शायद उस ओर कांग्रेस ध्यान दे। हमारी कमजोरी अब तो ना आने देंगे हम सामने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम हितेश जी, और राकेश जी आपका भी। साथ ही रविंद्र जी से हम माफ़ी भी चाहेंगे, तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो जुड़े नहीं पाए हमसे ज़्यादा देर, लेकिन रविंद्र जी को भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जितनी देर भी वो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में रहे। तो मध्य प्रदेश की सियासत में नई करवट है, हालांकि इसे अभी दबी जुबान से डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह मामला सबसे पहले इसलिए उठाया है क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ पक रहा है। आप धुआं देख करके समझ सकते हैं कि आग तो कहीं लगी हुई है। फिलहाल आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।